हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झार पीढ़िया पर आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग जेटेट स्पेशल एनसीईआरटी का साइंस का सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस सीरीज में हम लोग क्लास 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी को बारी बारी से कवर करेंगे। अभी हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी को देख रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को पढ़ेंगे और अंत में इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है फ्रेंड्स चैप्टर 5, पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे बताया गया है पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अलग करते हैं फ्रेंड्स, तो उस अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पृथक्करण या सेपरेशन कहलाती है। अब यहाँ पे बताया गया है पृथक्करण की आवश्यकता, नीड ऑफ सेपरेशन। तो आखिर हम लोगों को सेपरेशन का नीड क्यों हुआ? तो अशुद्धियाँ हटाने के लिए, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए, उपयोगी एवं अनुपयोगी पदार्थ को अलग करने के लिए और भोजन को साफ एवं सुरक्षित बनाने के लिए। तो जब हम लोग सेपरेशन कर लेते हैं, तो सेपरेशन करने से कोई भी पदार्थ में अगर अशुद्धियाँ रहती है तो उससे हम लोग इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लेते हैं और प्योर सब्सटेंस हम लोगों को मिल जाता है। तो हम लोग इम्प्योरिटीज़ हटा देते हैं, शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। उससे हम लोग अनुपयोगी चीज़ और अनुपयोगी चीज़ को भी अलग कर लेते हैं और भोजन को साफ और सुरक्षित बनाने में भी हम लोग का सेपरेशन जो है वह हेल्प करता है। नेक्स्ट है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के मिलकर मिश्रण बनाते हैं, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ को जब मिलाएंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह मिक्सचर है। जैसे एग्जाम्पल है दाल में कंकड़। दाल और कंकड़ को एक में मिला हुआ रहता है तो उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता है। वैसे ही रेत है, रेत और पानी, नमक का घोल, जब नमक और पानी को भी मिलाते हैं तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। तो ये सब मिश्रण का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो अलग अलग तरह की विधि है, हम लोग देखते हैं। पहला है हाथों से चुनना, हैंड पिकिंग। तो बड़े आकार की अशुद्धियों को हाथों से अलग किया जाता है, जैसे चावल या दाल से कंकड़ निकालना। तो जब कोई भी दो पदार्थ जिनका साइज में अंतर हो तो उससे हम लोग बड़े आकार की अशुद्धि को आराम से हाथ से चुन करके अलग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि चावल या दाल में अगर कंकड़ मिला हुआ है तो कंकड़ को हम लोग आसानी से चुन करके हटा देते हैं। तो ये हैंड पिकिंग का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है मड़ाई, मड़ाई या थ्रेसिंग। इसमें क्या है फ्रेंड्स? तो फसल से अनाज के दानों को अलग करना। इसका एग्जाम्पल है कि जब खेत से धान या गेहूं का फसल का कटाई होता है तो उससे हम लोग अनाज के दानों को अलग करने के लिए थ्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। ऐसे पहले डंडा से भी पीट करके अनाज के दानों को प्राप्त किया जाता था, या बैल को उस फसल के चारों तरफ घुमा करके भी अनाज के दानों को प्राप्त किया जाता था। पर अभी थ्रेसिंग प्रचलित में है, थ्रेसिंग से ही हम लोग फसल से अनाज के दानों को अलग करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फटकना, विनोइंग। तो विनोइंग से क्या होता है कि हवा की सहायता से भूसा और अनाज अलग हो जाते हैं। इसका सिद्धांत क्या कहता है? तो हल्के कण हवा से उड़ जाते हैं और भारी कण नीचे गिर जाते हैं। तो विनोइंग में हम लोगों को दो तरह का पदार्थ चाहिए होता है, एक भारी होना चाहिए और एक हल्का होना चाहिए। तो हवा जब ऊपर से हम लोग विनोइंग को जब किसी भी दो पदार्थ को गिराते हैं ऊपर से, तो वो हवा की सहायता से जो भारी वाला पदार्थ होता है वह नीचे बैठ जाता है। जैसे अनाज जो है वह नीचे बैठ जाएगा और अनाज में जो भूसा मिला हुआ रहता है वो हवा की सहायता से भूसा कुछ दूर उड़ करके आगे चला जाता है। तो ये हो गया विनोइंग का एग्जाम्पल। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है छलनी से छानना, सीविंग। तो छलनी से छानने का एग्जाम्पल क्या हुआ कि छलनी द्वारा बड़े और छोटे
कण अलग करना। जैसे एग्जाम्पल है आटा छानना। जब आटा हम लोग चालते हैं तो उसमें देखते हैं कि आटा जो है वह अलग हो जाता है और उसमें जो भी चोकर वाला पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। तो बड़ा और छोटा कण अलग अलग हो जाता है छलनी से। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? सीविंग का। नेक्स्ट है अवसादन, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? तो पानी में भारी कण नीचे बैठ जाता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग ऐसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि मान लीजिए एक ग्लास है, ग्लास में हम लोग मिट्टी का थोड़ा कण और पानी दोनों को घोल करके गिलास में डाल दिए हैं। अब कुछ देर वैसे ही छोड़ देंगे ग्लास को तो देखेंगे कि मिट्टी जो है वह ग्लास के नीचे तली में बैठ गया है और पानी ऊपर साफ दिख रहा है। तो यह हो गया अवसादन का एग्जाम्पल। जैसे पानी में भारी कण मिट्टी हुआ वह नीचे बैठ गया। अब आगे हुआ निस्तारण। तो जो पानी ऊपर में मेरा ग्लास में रह गया था और मिट्टी जो नीचे में बैठ गया था, अब वो पानी को हम लोग किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे धीरे धीरे करके। तो ऊपर से साफ पानी को धीरे धीरे दूसरे बर्तन में निकालना, वही हो गया निस्तारण का एग्जाम्पल। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में मान लीजिए कि अगर हम लोग ग्लास से पानी दूसरे बर्तन में निकाले तो उसमें प्योर मतलब पूरे तरह से शुद्ध पानी नहीं आया, उसमें मान लीजिए कि कुछ मिट्टी का कण आ गया, तो उसको कोई फिल्टर पेपर या कपड़े से उस पानी को छानेंगे। तो इस बार क्या होगा कि जो भी इम्प्योरिटीज मिट्टी वाला बच जाएगा वो फिल्ट्रेशन के माध्यम से ऊपर ही रह जाएगा और मेरा शुद्ध पानी जो है वह दूसरे बर्तन में आ जाएगा। तो वह हो गया निस्पंदन का एग्जाम्पल। और यहाँ पर जैसे देखिए कि चाय छानना, ये भी एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे चाय हम लोग छानते हैं तो चाय पत्ती अलग हो जाता है और चाय अलग हो जाता है। तो यह एक फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया चाय छानना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण में क्या हो गया कि पानी को गर्म करके भाप बनाना और घुला हुआ पदार्थ प्राप्त करना। तो जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, यह पानी ऐसे भी धूप से गर्म होता है तो वह धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगता है और उड़ता है, तो वह हुआ वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण के माध्यम से हम लोग पानी को गर्म करके भाप बना के उड़ा देते हैं और उसमें कुछ भी घुला हुआ जो सब्सटेंस होता है उसको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि समुद्री जल से नमक बनाना। समुद्री जल से नमक हम लोग ऐसे ही वाष्पीकरण के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे है फ्रेंड्स संघनन, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन से हम लोग क्या करते हैं, तो कोई भी वाटर वेपर को फिर से वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में प्राप्त करते हैं, वह हो गया संघनन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे बताया गया था कि एक केतली आप ले लीजिए। एक केतली का मान लीजिए मुंह है और इस केतली को आप नीचे से ऐसे गर्म करते हैं, हीट देते हैं। यहाँ पे पानी है तो ये पानी जो है वाष्प के माध्यम से ऊपर उड़ेगा और ऊपर उड़ेगा तो यहाँ पे आप एक प्लेट रख लीजिए। प्लेट में कुछ आइस का क्रिस्टल रख लीजिए। इस आइस के क्रिस्टल को आप कोई चिमटा के सहारे पकड़िए तो यहाँ से जो वाष्प उड़ के जाएगा वो आइस के क्रिस्टल से टकरा करके, और यहाँ पे आप एक गिलास रख लीजिए। तो यहाँ से जो वाष्प, जैसे जैसे हम यहाँ पे केतली में पानी को गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पानी का बूंद है वो वाष्प बनने लगेगा। वाष्प बन के ये उड़ने लगेगा इधर से इसके मुंह तरफ से, और यहाँ पे जो हम लोग आइस क्रिस्टल रखे हैं वो आइस क्रिस्टल से टकरा करके वो दोबारा से पानी बन जाएगा और वह पानी का बूंद धीरे धीरे करके मेरे ग्लास में वापस आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग भाप बनाए, भाप को उड़ाए और फिर इसको पानी बना दिए। ये हो गया मेरा संघनन का एग्जाम्पल, कंडेंसेशन का एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए बताया गया है कि ठंडे गिलास के और एग्जाम्पल क्या बताया गया है कि ठंडे गिलास के बाहर पानी की बूंदें बनना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई गिलास है, इसमें आप लोग फ्रिज से निकाल करके पूरा ठंडा पानी रख दिए हैं, तो कुछ देर बाद देखिएगा तो इसके बाहर में थोड़ा बूंद आपको दिखाई देगा, तो वो भी कंडेंसेशन का एग्जाम्पल हो गया। सुबह या नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हुआ कि सुबह घास पर ओस की बूंद बनना। जब ठंडा के दिन में सुबह सुबह देखिएगा तो घास पे कुछ बूंदे दिखाई देगा, ओस का बूंद, वो भी कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है असंतृप्त विलयन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ? तो ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय घुलने वाला पदार्थ घोला जा सकता है। एग्जाम्पल है कि पानी में थोड़ी मात्रा में चीनी घुली हो और चीनी डालने पर भी घुल जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल लीजिए फ्रेंड्स अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का, कि कोई एक ग्लास में आप पानी ले रहे हैं और उसमें चम्मच से आप चीनी डाल रहे हैं। तो जैसे 2-3 चम्मच चीनी डाले तो वो पूरा तरह से घुल गया, लेकिन उसमें अभी इतना उस पानी में कैपेसिटी बचा हुआ है कि उसमें और चीनी डालिएगा तो वो भी घुल जाएगा, पर आप उसमें और चीनी नहीं डाले, 2-3 चम्मच चीनी ही डाल करके छोड़ दिए, तो हो गया अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। क्योंकि उस पानी को जितना अमाउंट में चीनी चाहिए था अपने अंदर घोलने का, उतना आप उसको नहीं दिए, उसको थोड़ा ही सा चीनी उसमें घोल करके छोड़ दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो गया संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का एग्जाम्पल क्या हुआ? तो ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो। मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पे आप वही ग्लास के पानी में चीनी डालते गए तो एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि वह चीनी पूरा घुलते जा रहा था, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि उस टेम्परेचर पे वह चीनी घुलना बंद हो जाएगा। और अगर आप उसमें और ज़्यादा चीनी डालिएगा तो वह नहीं घुलेगा, वह नीचे बैठने लगेगा। तो आपको और चीनी नहीं डालना है, आपको उतना ही अमाउंट में चीनी डालना है जितना कि उसमें पूरा घुल जाए। अगर उससे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा डालें तो फिर वो नहीं घुलेगा। तो जब आप एक परफेक्ट अमाउंट में चीनी अगर उस गिलास के पानी में आप डाल करके घोल दिए कि उसके बाद और डालिएगा तो वो नहीं घुलेगा, तो वो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। ठीक है फ्रेंड, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, इसमें और विलेय डालने पर वह नहीं घुलता। विलेय और विलायक आपका क्लियर होगा फ्रेंड। जैसे विलेय क्या होता है? तो विलेय वह पदार्थ जिसमें घोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि चीनी हो गया और पानी हो गया, ठीक है, तो चीनी हो गया फ्रेंड्स विलेय और पानी हो गया विलायक। चीनी देखिए, चीनी क्या हुआ? विलेय, और पानी क्या हुआ? विलायक। तो पानी में हम कोई चीज़ घोल रहे हैं तो इसीलिए ये क्या हो गया? विलायक। घोलने वाला चीज़ जिसमें घोला जा रहा है वह हो गया विलायक। और जो घोला जा रहा है, क्या घोला जा रहा है? चीनी घोला जा रहा है, तो चीनी क्या हो गया? विलेय। वैसे ही हो जाएगा नमक। अगर पानी में नमक हम घोलेंगे तो नमक क्या हो जाएगा? विलेय का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जिसमें घोला जाएगा वह विलायक होगा और जो घोला जाएगा वह विलेय होगा। तो यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो और इसमें और विलेय डालने पर वह नहीं घुलता। मतलब उसमें और विलेय अगर हम डालेंगे तो वह नहीं घुलेगा। जैसे एग्जाम्पल है कि एक गिलास पानी में इतनी चीनी घोल दी जाए कि आगे चीनी नीचे बैठने लगे। मतलब और अगर हम आगे चीनी डालेंगे तो वह नीचे बैठने लगेगा, वह नहीं घुलेगा। तो हम लोगों को उतना ही चीनी डालना है कि जितना पूरा एकदम उसको कंप्लीट तरीके से घोल दे। उससे थोड़ा सा भी अमाउंट अगर हम एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो चीनी नीचे बैठने लगेगा, तो वह बोला जाएगा संतृप्त विलयन। अब अति संतृप्त विलयन क्या है फ्रेंड्स? तो अति संतृप्त विलयन के बारे में बताया गया है कि ऐसा विलयन जिसमें सामान्य संतृप्त अवस्था से भी अधिक विलेय घुला हो। यह अस्थिर होता है और थोड़ी हलचल या बीज क्रिस्टल डालने पर अतिरिक्त विलेय अलग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है कि गर्म पानी में बहुत अधिक चीनी घोलकर धीरे धीरे ठंडा करने पर बना विलयन। जैसे असंतृप्त विलयन में है कि जिस पानी में आप चीनी को घोल रहे थे, अब उसको क्या कीजिए, गर्म करना स्टार्ट कीजिए और उसमें और चीनी मिलाते जाइए। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे चीनी जहाँ पे घुलना बंद हो जा रहा था, अब गर्म करते जा रहे हैं तो उसमें और चीनी घुलते जा रहा है। अब एक टाइम के बाद क्या होगा कि वहाँ पर भी चीनी जो है वह घुलना बंद हो जाएगा। तो जहाँ पे चीनी घुलना बंद हो जाएगा वहीं पे आप
चीनी डालना बंद कर दीजिए और उस पानी को अब ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो वो हो गया फ्रेंड्स असंतृप्त विलयन। अब ठंडा होगा तो बाद में देखिएगा आप तो उसमें चीनी नीचे बैठा हुआ दिखेगा, पर जब गर्म था तो चीनी उसमें पूरा घुला हुआ था। वह अति संतृप्त विलयन का एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग कुछ की पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स इस चैप्टर से, जैसे जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके, जैसे है घुलनशील सोल्यूबल। सोल्यूबल क्या होता है? जो पानी में घुल जाए, जैसे एग्जाम्पल है नमक, चीनी सोल्यूबल का एग्जाम्पल है। अघुलनशील इनसोल्यूबल, जो पानी में ना घुले, जैसे एग्जाम्पल है रेत, मिट्टी, ये सब अघुलनशील का एग्जाम्पल है। वाष्पीकरण इवेपोरेशन क्या होता है? तो द्रव से गैस अवस्था में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है। संघनन कंडेंसेशन क्या कहलाता है? तो गैस से द्रव में चेंज होना संघनन कहलाता है। वाष्पीकरण का एग्जाम्पल क्या हो गया कि पानी से वाष्प बना, और संघनन का एग्जाम्पल क्या हुआ कि वाष्प से पानी बना। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से हम लोग क्या करते हैं? चावल से कंकड़ अलग करते हैं। हैंड पिकिंग का एग्जाम्पल है। विनोइंग का एग्जाम्पल है कि हवा से भूसा अलग करना। अनाज नीचे बैठ जाता है, भूसा दूर हवा से उड़ करके दूर चला जाता है। सीविंग का क्या एग्जाम्पल है? आटा छानना। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? तो भारी कण नीचे बैठ जाता है, जैसे मिट्टी नीचे बैठ गया, पानी ऊपर रह गया। आगे क्या है? डिकेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है? तो ऊपर का साफ पानी अलग करना, जैसे ग्लास का पानी हम लोग दूसरे बर्तन में निकाल दिए। फिल्ट्रेशन क्या है? चाय छानना। चाय छानेंगे तो चाय पत्ती अलग हो जाएगा, चाय अलग हो जाएगा। और इवेपोरेशन के थ्रू हम लोग समुद्री जल से नमक प्राप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेस अराउंड अस। तो परिवर्तन क्या होता है? तो जब किसी वस्तु के आकार में, रंग में, अवस्था में या साइज में, आकार, प्रकार या गुण में बदलाव आता है तो उसे परिवर्तन कहते हैं। मतलब परिवर्तन क्या हुआ कि किसी भी वस्तु का शेप, कलर, स्टेट, साइज या प्रॉपर्टी में चेंजेज आना, उसको परिवर्तन कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, परिवर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ चेंजेस हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है धीमा परिवर्तन, स्लो चेंजेस। तो स्लो चेंज क्या होता है? तो जिस परिवर्तन में अधिक समय लगेगा। जो चीज़ स्लो चेंज होगा, तो अगर चेंज स्लो हो रहा है तो समय ज़्यादा लेगा, ऑब्वियस सा बात है। इसका एग्जाम्पल है पौधे का बढ़ना, लोहे में जंग लगना, ये स्लो चेंज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फास्ट चेंज, तीव्र परिवर्तन। तो तीव्र परिवर्तन क्या है? जो बहुत कम समय में हो जाए। तो अगर चेंज फास्ट हो रहा है तो समय कम लगेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है माचिस जलना और कागज़ फाड़ना। माचिस तुरंत जल जाता है, कागज़ तुरंत फाड़ देंगे। अब आगे देखते हैं प्रत्यावर्ती परिवर्तन, रिवर्सिबल चेंजेस। तो रिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है फ्रेंड्स? तो जिसे वापस पहले जैसी अवस्था में लाया जा सके। तो कोई भी पदार्थ जिसका अवस्था में हम चेंज कर चुके हैं, उसको फिर से वापस उसके पहले जैसा अवस्था में प्राप्त करना रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है बर्फ़ का पिघलना और फिर जमना। बर्फ़ को पिघला दिए और फिर जमा करके बर्फ़ बना दिए, उसका पहला अवस्था प्राप्त करा दिए, वह हुआ रिवर्सिबल चेंज। फिर है रबर बैंड का खींचना। रबर बैंड को खींचे, फिर छोड़ दिए, तो फिर से वापस रबर बैंड अपने पहले वाले अवस्था में आ गया। नेक्स्ट है अप्रत्यावर्ती परिवर्तन, इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? तो जिसे वापस पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे कोई भी पदार्थ में के अवस्था में जब हम लोग चेंजेज किए तो उसको वापस से फिर उसका पहले वाला अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, वह हुआ इरिवर्सिबल चेंज। इसका एग्जाम्पल क्या है? कागज़ जलना। कागज़ एक बार जल गया तो फिर से कागज़ नहीं बन सकता है। दूध से दही बनना, दही फिर दूध से अगर दही बन गया तो दही से दूध फिर से नहीं बना सकते हैं। और फल का पकना। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है फ्रेंड्स? तो केवल आकार, रंग या अवस्था बदलती है। फिजिकल चेंज में केवल आकार, रंग या अवस्था बदलती है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। सामान्यतः प्रत्यावर्ती होता है, मतलब वह रिवर्सिबल होता है,
का पहले वाला अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया बर्फ़ का पिघलना, पानी का जमना। बर्फ़ अगर पिघल गया तो वापस बर्फ़ बना सकते हैं, पानी अगर जम गया तो पानी को जमा हुआ जो आइस क्रिस्टल है उससे दोबारा पानी प्राप्त किया जा सकता है। ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अगला है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है फ्रेंड्स? तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। फिजिकल चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और यह सामान्यतः अप्रत्यावर्ती होता है, मतलब इरिवर्सिबल होता है। इसका पहले वाला अवस्था को दोबारा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। लोहा में एक बार जंग लग गया तो दोबारा से हम लोग लोहा वो पहले वाला अवस्था में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। दूध से दही बनना। एक बार दही बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बनाया जा सकता है। लकड़ी का जलना। लकड़ी जल के एक बार राख हो गया तो फिर से उसको लकड़ी नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो मोमबत्ती का जलना क्या है? तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। ऐसा क्यों है? तो मोमबत्ती अगर पिघल रहा है, मोमबत्ती का पिघलना यह भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, मोमबत्ती अगर पिघल रहा है तो भौतिक परिवर्तन हुआ। क्यों भौतिक परिवर्तन हुआ? क्योंकि इसका सिर्फ अवस्था चेंज हो रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। मोमबत्ती जो है वह सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में हो रहा है, अगर पिघल रहा है तो इससे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसलिए मोमबत्ती का पिघलना फिजिकल चेंजेज हुआ। अब यही हम बात करेंगे केमिकल चेंज के बारे में। तो मोमबत्ती का जलना केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज क्यों हुआ? क्योंकि मोमबत्ती के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 या जल वाष्प, वाटर वेपर आदि नए पदार्थ बनते हैं। यहाँ पे नया पदार्थ बन रहा है, मोमबत्ती जल रहा है तो अब वापस से अगर मोमबत्ती जल गया और यहाँ पे नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो इसीलिए ये इरिवर्सिबल चेंज जैसा एग्जाम्पल हो गया। और यही इसीलिए यहाँ पे मोमबत्ती का जलना जो है वह रासायनिक परिवर्तन कहलाया, क्योंकि मोमबत्ती के जलने पर क्या पदार्थ बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर वेपर, ये सब नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। तो परिवर्तन क्या होता है? वस्तुओं के गुणों में बदलाव परिवर्तन होता है। स्लो चेंज का एग्जाम्पल है पौधे का बढ़ना। फास्ट चेंज का एग्जाम्पल है माचिस जलना। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? बर्फ का पिघलना, रिवर्स कर सकते हैं इसको, वापस से बर्फ बना सकते हैं। इरिवर्सिबल चेंज है कागज जलना। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि नया पदार्थ नहीं बनता है, वही केमिकल चेंज में नया पदार्थ बनता है। लोहे में जंग लगना क्या होता है फ्रेंड्स? तो लोहे में जंग लगना जो होता है वह रासायनिक परिवर्तन होता है। और दूध से दही बनना क्या होता है? रासायनिक एवं अप्रत्यावर्ती परिवर्तन, मतलब केमिकल चेंजेज होता है और यह इरिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग इससे ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड MCQ करेंगे। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मिश्रण से किसी ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। किसी भी मिश्रण से ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है वाष्पीकरण, निस्यंदन, मथना या संघनन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन बी निस्यंदन होगा। निस्यंदन के थ्रू हम लोग ठोस पदार्थ को द्रव से अलग कर देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में था कि चाय से चाय पत्ती को अलग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक को समुद्री जल से प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? नमक को समुद्री जल से प्राप्त करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है छानना, हाथ से चुनना, वाष्पीकरण या अवसादन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण विधि से हम लोग समुद्री जल से नमक को प्राप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज से कंकड़ पत्थर अलग करने की विधि है। अनाज से कंकड़ पत्थर अलग करने की विधि क्या है? छन्ना, हाथ से चुनना, वाष्पीकरण या निस्यंदन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन बी, हाथ से चुन के हम लोग अनाज से कंकड़ पत्थर को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चावल और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? चावल और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? निस्यंदन, वाष्पीकरण, छनना या संघनन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन ए, निस्यंदन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छलनी का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? तो छलनी का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है आपको बताना है। छनना, छानने में, मथना, वाष्पीकरण या संघनन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, छनना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम अलग करने की विधि है। दूध से क्रीम किस विधि के तहत अलग करते हैं? आपके पास ऑप्शन है छनना, अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन, वाष्पीकरण या निस्यंदन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन बी, अपकेंद्रण होगा। अपकेंद्रण विधि से ही हम लोग दूध से क्रीम को अलग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरिवर्तनीय परिवर्तन है? मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा चेंजेज ऐसा है कि जिसमें एक बार चेंज हो गया तो दोबारा उसको उसका पहले वाला अवस्था में परिवर्तन करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, कागज का जलना या मोम का पिघलना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी, कागज का जलना होगा, क्योंकि एक बार कागज जल गया तो दोबारा से उसको हम लोग कागज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन या कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, मोम का पिघलना वह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसके सिर्फ अवस्था में चेंज हो जाता है या सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बस चेंज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? आपको बताना है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। आपके पास ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन या आवर्ती परिवर्तन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन सामान्यतः वापस नहीं किया जा सकता? मतलब कौन सा परिवर्तन ऐसा है कि जो एक बार हो गया तो फिर दोबारा उसको उसके पहले वाले अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है पानी का वाष्प बनना, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना या पानी का जमना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन सी, लकड़ी का जलना। एक बार लकड़ी जल गया तो दोबारा उसको लकड़ी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? और पदार्थ घुल सकता है, और पदार्थ नहीं घुल सकता है, पानी नहीं होता, केवल ठोस होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन बी होगा, और पदार्थ नहीं घुल सकता है, वह कहलाया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ पानी को प्राप्त करने के लिए गंदे पानी को अलग करने की प्रक्रिया है। तो साफ पानी को प्राप्त करने के लिए गंदे पानी को अलग करने की प्रक्रिया क्या है? निस्यंदन, मथना, हाथ से चुनना या फटकना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन के थ्रू गंदे पानी से हम लोग साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटकना विनोइंग का उपयोग किसे अलग करने में किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है नमक और पानी, भूसा और अनाज, दूध और पानी, रेत और पानी। यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन बी, भूसा और अनाज। अनाज को फटक करके विनोइंग करके अनाज और भूसा को अलग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नया पदार्थ बनने वाला परिवर्तन कहलाता है। मतलब नया पदार्थ कौन से परिवर्तन में बनता है? भौतिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में, अस्थायी परिवर्तन में या धीमा परिवर्तन में। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा? ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? दूध का दही बनना, कागज का जलना, बर्फ का पिघलना या लोहे पर जंग लगना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन में घुलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो किसी विलयन में घुलने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे, विलेय कहेंगे, मिश्रण कहेंगे या अवक्षेप कहेंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन बी, विलेय होगा। तो कोई भी विलयन में घुलने वाला पदार्थ विलेय कहलाता है और जिसमें घोला जाता है वह क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को घोलने वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो कोई भी पदार्थ को घोलने वाले द्रव को क्या कहेंगे? आपके पास ऑप्शन है विलेय, विलायक, घोल या निषयन। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन बी, विलायक। किसी भी पदार्थ को घोलने वाले पदार्थ को विलायक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानी में चीनी घोलने पर पानी की भूमिका क्या होगी? मतलब पानी और चीनी जब घोलेंगे तो उसमें पानी क्या होगा? तो पानी को क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे, विलायक कहेंगे, अवशेष कहेंगे या छनित्र कहेंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन बी, विलायक होगा। पानी यहाँ पे विलायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो रेत और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि यहाँ पे दिया गया है, उसमें से बताना है। आपके पास ऑप्शन है निस्यंदन, वाष्पीकरण, फटकना या मथना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन ए, निस्यंदन। निस्यंदन विधि से पानी और रेत को अलग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि में भारी कण नीचे बैठ जाता है? कौन से विधि में भारी कण नीचे बैठ जाता है? आपके पास ऑप्शन है वाष्पीकरण, अवसादन, छनना या संघनन। तो हम लोग देखे थे फ्रेंड्स कि एक गिलास में पानी और मिट्टी घोल करके रखे थे, तो मिट्टी नीचे बैठ गया था भारी कण, पानी ऊपर रह गया था। मतलब पानी में जो भी मिट्टी था वो नीचे बैठ गया था और साफ पानी दिखने लगा था। फिर वो पानी को हम लोग दूसरा बर्तन में निकाल दिए थे। तो पहला जो प्रोसेस हुआ था कि मिट्टी नीचे बैठ गया था, तो कौन सा प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस को क्या कहे थे? अवसादन, ऑप्शन नंबर बी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, अवसादन। किसी विधि मतलब अवसादन विधि में भारी कण जो है वह नीचे बैठ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसादन के बाद ऊपर के साफ द्रव को धीरे धीरे अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। अब अवसादन हो गया, अब जब ग्लास में पानी बचा तो उसको दूसरे बर्तन पानी को दूसरे बर्तन में निकाल दिए धीरे धीरे। तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो निस्तारण, वाष्पीकरण, मंथन या ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन ए, निस्तारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिटकरी का उपयोग पानी को साफ करने में किस प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है वाष्पीकरण, अवसादन, गलन या छनना। तो फिटकरी का उपयोग पानी को साफ करने के लिए किस प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी, अवसादन। अवसादन प्रक्रिया को तेज करने के लिए हम लोग फिटकरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, पानी को साफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म करने पर अधिकांश पदार्थों की घुलने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्म करेंगे तो अधिकांश पदार्थ की घुलने की क्षमता क्या होगी? बढ़ जाती है, घट जाती है, समाप्त हो जाती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती जलने पर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? जब मोमबत्ती जलता है तो मोमबत्ती जलने पर कौन कौन सा परिवर्तन होता है? केवल भौतिक, केवल रासायनिक, भौतिक और रासायनिक दोनों या कोई परिवर्तन नहीं? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन सी, भौतिक एवं रासायनिक दोनों। मोमबत्ती जब जलता है तो वहाँ पे भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग चैप्टर 5 और 6 पढ़े। अगले क्लास में फिर हम लोग इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी सुझाव अगर हो तो वो भी आप कमेंट करके दे सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।